हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्यभट्ट के भूगोल में जो कंट्रीब्यूशन है या योगदान है उसको आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, ये हमारा NCERT की क्लास जो हमारा छठी क्लास का ये अध्याय 1 का ये भाग है। इसमें आर्यभट्ट के बारे में NCERT में कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आर्यभट्ट जो हमारे वैज्ञानिक थे लगभग में 500 ईस्वी के आसपास ये रहते थे, जो हमारा उस समय गुप्त काल चल रहा था। तो यहाँ पे आर्यभट्ट क्या बोलते हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। देखो, इसका स्टेटमेंट मतलब है पृथ्वी हमारा आकाश में स्थित है, यानी आकाश में लटक रहा है या आकाश में स्थित है। जो जल, पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब है यहाँ पे लैंड। ठीक है, जो जल, वाटर, लैंड और अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। पृथ्वी हमारा क्या है, गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ऐसा आर्यभट्ट अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में मेंशन करते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इनकी और ज़्यादा हम लोग जानकारियाँ यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्यभट्ट के बारे में और उनके भूगोल में जो योगदान है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे आर्यभट्ट का संक्षिप्त एक परिचय यहाँ पे मेंशन किया है। इनका जन्म लगभग में 776 ईस्वी के आसपास हुआ था। एक माना जाता है कि पाटलिपुत्र जो अभी पटना है, बिहार में इनका जन्म माना जाता है, या बिहार में ये रहते थे पाटलिपुत्र में, क्योंकि वो जो गुप्तकालीन उस समय गुप्त वंश चल रहा था। गुप्त वंश कहाँ से राज करते थे, पाटलिपुत्र से राज करते थे। तो गुप्तकालीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे हमारे आर्यभट्ट। इनकी प्रमुख जो ग्रंथ है आर्यभट्टीय है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्यभट्ट की जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो आर्यभट्टीय नाम है। योगदान क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने गणित में योगदान दिया है और गणित की सहायता से ही खगोल शास्त्र और भूगोल में इनका योगदान ज़्यादा माना जाता है। तो आर्यभट्ट को गणितज्ञ ही मेनली हम जानते हैं, गणित के रूप में, इनका योगदान के रूप में। अब इनका भूगोल में योगदान की बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी का आकार इन्होंने बताया है गोलाकार। ठीक है, पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, ऐसा आर्यभट्टी जो उनकी ग्रंथ है उसमें मेंशन किया हुआ है। उस समय की बात माने तो पृथ्वी को गोलाकार उस समय मानते भी नहीं थे। यूरोप में या अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में आप देखोगे तो पृथ्वी को एक फ्लैट सरफेस बोला जाता था, गोलाकार नहीं बोला जाता था। तो उस समय आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी एक गोलाकार है और पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है और यह जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। तो ऐसा बोल सकते हो, पहला पृथ्वी के आकार के रूप में उनका योगदान था। दूसरा क्या है, पृथ्वी की घूर्णन। देखो, उस समय ऐसा माना जाता था कि जो आकाश है पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, ऐसा माना जाता था उस समय 500 ईस्वी पूर्व। लेकिन आर्यभट्ट ने उस समय बताया था और सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम, पश्चिम हमारा ये वेस्ट है, ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर ऐसे घूम रही है जिससे हमारा दिन रात होते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष नहीं पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है या सूर्य चारों तरफ पृथ्वी के नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर, इससे दिन रात होता है, ऐसे आर्यभट्ट ने बताए थे। तीसरा इन्होंने योगदान था कि समय के अंतर को भी इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अभी जो हमारा देशांतर का कॉन्सेप्ट है उतना अच्छे से आर्यभट्टीय ग्रंथ में नहीं मिलता है, लेकिन समय के अंतर, मान लो पाटलिपुत्र में जो समय होता था और जो उस समय गुप्तकालीन के जो मान लो अदर जो क्षेत्र थे, जैसे गंधार था, गंधार तक राज था, तो गंधार में जो समय था, इन समय के अंतर को देशांतर के आधार बताया कि देशांतर जो हमारी है पृथ्वी अलग अलग जगह पे जो रेखाएं हैं उसके अंतर से हमारे समय में अंतर होता है। ये भी हमारा
आर्यभट्ट ने बताए थे। फिर इसके अलावा ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण लगते थे, उसके भी के पीछे वैज्ञानिक आधार बताया था कि जो पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा में पड़ती है, तो हम बोलते हैं हमारा सूर्य ग्रहण लगा। वैसे ही जब सूर्य की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो हम बोलते हैं हमारा चंद्र ग्रहण लगा। तो छाया का कारण बताया, ना कि उस समय जो मैथोलॉजिकल जो हमारे कॉन्सेप्ट थे उसको यहाँ पे नकारा। तो ग्रहण का कारण भी, वैज्ञानिक कारण भी आर्यभट्ट ने बताया। इसके अलावा पृथ्वी की परिधि के भी सटीक माप की। देखो, गणित की हेल्प से पृथ्वी की परिधि, परिधि का मतलब है हमारा पृथ्वी है, तो ये हमारा परिधि हो गया। चारों ओर एक रस्सी से आप इसको घुमाओगे तो परिधि हो गया। तो इन्होंने गणित की सहायता से, यानी सूर्य के जो प्रकाश हैं वो छाया को देखते हुए, या जो हमारा ट्रायंगल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से इन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग में 40,000 किलोमीटर अनुमानित की, जो अभी आधुनिक मापन जो है उसके बहुत ही करीब है। ठीक है, पृथ्वी की परिधि की भी गणना इन्होंने, आर्यभट्ट ने की। ये भी हमारा भूगोल में योगदान है। तो इतने सारे आर्यभट्ट ने भूगोल में, खगोल शास्त्र में योगदान दिए। तो इसको कंक्लूड आप बोल सकते हो कि आर्यभट्ट के सिद्धांतों ने भूगोल और खगोल शास्त्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाकर भविष्य के विद्वानों के लिए उनकी राह आसान की, उसको स्टडी करने लिए, चाहे वो हमारा सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या पृथ्वी दिन रात का हो, मौसम का चलना हो, ठीक है, वर्ष की गणना हो, इन सारे चीज़ों को उन्होंने गढ़ने को आसान बनाया। ये रहा दोस्तों भूगोल में योगदान आर्यभट्ट का। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।